Hello friends, I am Ubaidullah Kansari and welcome back to my channel. Hi, it's me. So till the last lecture we have already solved some problems on gas turbines. So आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो भी पिछले प्रॉब्लम जैसे ही काफ़ी मिलते जुलते हैं, बस इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट है, कुछ एजम्पशंस, कुछ डेटा आज एक्स्ट्रा यूज़ होने वाला है जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। ओके, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसका स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में। तो सबसे पहले तो एग्जाम में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो आपको एक स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है प्रीवियस वीडियो के प्रॉब्लम से, जो कि था हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 ये वाला। इट वाज अ प्रॉब्लम ऑन रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। ठीक उसी तरह ये भी प्रॉब्लम रीहीटिंग और रीजनरेशन का ही है। फर्क थोड़ा सा है इसमें कुछ पॉइंट्स का, जैसे यहाँ पर कंप्रेसर और टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई नहीं थी, 100% हमको कंसीडर करना था। यहाँ पर वो एफिशिएंसी दी हुई है, 100% कंसीडर हम नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, जैसे ड्राइव एफिशिएंसी और एक दो स्टेटमेंट्स हैं, तो वो बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, प्रॉब्लम कुछ खास नया नहीं है। तो एग्जाम में इन बड़े बड़े स्टेटमेंट को देकर आप लोगों को घबराना नहीं। सबसे पहला काम यह है, आप जैसे ही प्रॉब्लम इस तरीके का दिखाई दिया गैस टरबाइन का, तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। या स्कीमेटिक डायग्राम आप नहीं भी बनाए तो आपको टीएस डायग्राम बनाना आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, मैंने यहाँ पर दोनों ही बनाए हों समझाने के लिए। तो पहले हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और गिवन डेटा को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। हमारा 60% टाइम प्रॉब्लम को समझने में, पढ़ने में, गिवन डेटा अच्छी तरीके से लिखने में, यूनिट कन्वर्जन करने में जाना चाहिए और सिर्फ 40% टाइम हमको एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देना है, इस तरीके के जब प्रॉब्लम आए तो। ओके, कुछ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए टरबाइन प्लांट द एयर फ्रॉम द कंप्रेसर पासेस थ्रू ए हीट एक्सचेंजर। तो एक टरबाइन का प्लांट है जिसमें कंप्रेस्ड एयर यानी एयर फ्रॉम द कंप्रेसर यानी कंप्रेस्ड एयर जो है वो हीट एक्सचेंजर से पासेस हो रही है और उसमें वो हीट हो रही है एग्जॉस्ट गैसेस से। यानी बेसिकली जो हीट एक्सचेंजर की बात कर रहा है दैट इज नथिंग बट रीजनरेटर। और एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ से आ रही है? एग्जॉस्ट गैसेस कमिंग फ्रॉम ए लो प्रेशर टरबाइन। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि एक लो प्रेशर टरबाइन है तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर टरबाइन भी होगा और आगे क्वेश्चन में उसका भी जिक्र रहेगा। द एयर देन एंटर्स द हाई प्रेशर कंबशन चैम्बर। द हाई प्रेशर टरबाइन ड्राइव्स द कंप्रेसर ओनली। देखो, एयर पहले कहाँ गई? एटमॉस्फेयर से कंप्रेसर में, कंप्रेसर से बाद वो पास हुई हीट एक्सचेंजर से यानी कि रीजनरेटर से, जहां पे वो compressed air हीट हुई बाय टेकिंग द हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम ए लो प्रेशर टरबाइन। तो जो लो प्रेशर टरबाइन से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रही हैं उनकी हीट लेकर ये जो compressed air है वो हीट होके बाहर निकल रही है। अब ये जो एयर है हीट एक्सचेंजर से हीट लेने के बाद अब वो जाएगा, एंटर होगी हाई प्रेशर कंबशन चैम्बर में। वहां पर एंटर होगा फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्स होगा, बर्न होगा, कंबशन प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। वो जो कंबशन प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो एंटर होंगे देन हाई प्रेशर टरबाइन पे। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर टरबाइन है और लो प्रेशर टरबाइन है तो बीच में ऑब्वियसली एक रीहीटर भी होगा, हमको एग्जॉस्ट गैसेस को रीहीट करना पड़ेगा हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपांड करने के बाद और लो प्रेशर टरबाइन में भेजने से पहले। तो अब क्या बोल रहा है? द हाई प्रेशर टरबाइन ड्राइव्स द कंप्रेसर ओनली। अब यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि हाई प्रेशर टरबाइन है, उसका काम पावर जनरेट करना नहीं है, उसका काम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना नहीं है। उस हाई प्रेशर टरबाइन का काम इतना ही है कि आप सिर्फ कंप्रेसर को पावर दो। ओके, हाई प्रेशर टरबाइन का पावर प्रोड्यूस करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका काम सिर्फ कंप्रेसर को पावर प्रोड्यूस देना है। तो फिर इस पावर प्लांट से पावर प्रोड्यूस होगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ लो प्रेशर टरबाइन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली द शाफ्ट of the low pressure turbine would not be connected with the shaft of the high pressure turbine, unlike the problem we have solved in the last video. लास्ट वीडियो में देखो आप, एक ही शाफ्ट में टरबाइन 1 भी कनेक्टेड था, टरबाइन 2 भी कनेक्टेड था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन और कंप्रेसर तीनों एक ही शाफ्ट में थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन से ही सिर्फ कंप्रेसर पावर लेने वाला है। तो स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। There is no direct shaft-to-shaft connection between low pressure turbine and compressor. Low pressure turbine would be connected to the load, that is generator or alternator, from which we are ultimately going to convert the mechanical energy to the electrical energy. And the high pressure turbine shaft is connected to a compressor with the help of a drive or with the help of the coupling, whose efficiency is also given in the problem ahead. Okay, 0.9 एफिशिएंसी दी हुई है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव टू द कंप्रेसर इज 0.9।
यानी कि जो हाई प्रेशर टरबाइन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा पावर दे रहा है किसको, कंप्रेसर को। लेकिन कंप्रेसर में जो पावर ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ड्राइव, उस मैकेनिकल ड्राइव की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो है 90%। सम पावर इज एक्चुअली वी आर लूजिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कपलिंग एंड अदर मैकेनिकल एलिमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बहुत समझना जरूरी है कि स्कीमेटिक डायग्राम कैसा होगा। ओके, तो यहाँ पे लो प्रेशर टरबाइन का कोई भी वर्क कंप्रेसर को नहीं जा रहा है, हाई प्रेशर टरबाइन का सारा वर्क कंप्रेसर में यूटिलाइज हो रहा है। ओके, ये हमको सबसे पहले समझने के और बहुत जरूरी बात थी यहाँ पे। उसके बाद अब प्रॉब्लम में और ड्राइव एफिशिएंसी आगे दी हुई है, वो मैं बाद में बात करता हूँ। सो द एग्जॉस्ट गैसेस कमिंग आउट ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन इज हीटेड इनटू ए लो प्रेशर कंबशन चैम्बर एंड देन एंटर्स इन द लो प्रेशर टरबाइन। ओके, विच इज कपल टू ए एक्सटर्नल लोड। तो एक्सटर्नल लोड को हम लो प्रेशर टरबाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी लो प्रेशर टरबाइन ही सिर्फ पावर प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करेगा। द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू द प्लांट, और ये फॉलोइंग चीजें कुछ दी हुई है प्लांट के बारे में। प्रेशर रेशियो इन द कंप्रेसर 4:1। अब कंप्रेसर कितने यूज हो रहा है, एक ही है, सिंगल स्टेज कंप्रेसर, तो उसका प्रेशर रेशियो है 1:4। ओके, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर 0.85, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन 0.84, isentropic efficiency of low pressure turbine 0.8, effectiveness of heat exchanger 0.75, mechanical efficiency of drive to the compressor। अब कंप्रेसर है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, वो पावर ले रहा है पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस से यानी हाई प्रेशर टरबाइन से। तो जो हाई प्रेशर टरबाइन से कंप्रेसर को जो पावर ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द ड्राइव, दैट इज विद एन एफिशिएंसी ऑफ 90%। ओके, मतलब टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन जितना पावर प्रोड्यूस करेगा उसका 90% ही इनपुट मिलेगा किसको, कंप्रेसर को। ये इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का। Now the temperature of gas entering the high pressure turbine is 660 degrees Celsius and temperature of gas entering the low pressure turbine is 625 degrees Celsius. Okay, and atmospheric pressure and temperature are 1 bar and 17 degrees Celsius. Assume specific heat of the gas and air as 1.005 kilojoule per kg Kelvin and gamma is equal to 1.4, and we have to find the pressure of gases entering the low pressure turbine and overall efficiency of the plant. ओके, ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन में हर एक कोशिश की गई है कि करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा सारा डेटा दिया हुआ है जो कि आपके गलती करने के क्वेश्चन में चांसेस बढ़ जाए। तो जिसने भी ये क्वेश्चन डिजाइन किया है, जिसने भी, उसने ये ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा दो तो ज्यादा से ज्यादा गलती होने के चांसेस है, पर हम अगर उसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करें तो एक भी गलती नहीं होगी। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि टेम्परेचर यहाँ पे सारे डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं, तो हमको जहां पर भी टेम्परेचर का यूज होने वाला है वहां आपको केल्विन में ही लेना है। दूसरी चीज, यहाँ पे कंप्रेसर और टरबाइन सभी की एफिशिएंसी दी हुई है, इवन हीट एक्सचेंजर यानी रीजनरेटर की भी इफेक्टिवनेस दी हुई है, और साथ ही साथ हमको एक ड्राइव एफिशिएंसी दी हुई है जो कि जनरली नहीं दी हुई रहती। ओके, और अगर यहाँ पे मान लो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द ड्राइव टू द कंप्रेसर नहीं दी हुई रहती तो हम क्या एज्यूम करते थे, जो शाफ्ट में हाई प्रेशर टरबाइन है उसी शाफ्ट में कंप्रेसर है, तो मतलब जो हाई प्रेशर टरबाइन का जितना भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा यूटिलाइज कौन कर रहा है, कंप्रेसर। लेकिन यहाँ पे ड्राइव की एफिशिएंसी देके उसने ये बता दिया है कि मान लो आप हाई प्रेशर टरबाइन 100 किलोवाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो कंप्रेसर को 90 ही मिलने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर है, डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हम इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में क्या है, आपको प्रेशर रेशियो दिया हुआ है 4:1, देन कंप्रेसर एफिशिएंसी 85, हाई प्रेशर टरबाइन 84, लो प्रेशर टरबाइन 80, रीजनरेटर एफिशिएंसी 75, ड्राइव एफिशिएंसी 90। उसके बाद 84 T6 डिफाइन करने से पहले स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। तो कंप्रेसर में एयर एंटर होगी एट 1 बार एंड 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहाँ दिया हुआ है ये, यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 17 डिग्री सेल्सियस। तो एटमॉस्फेयर से एयर इनलेट हो रही है कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर का इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर 1 बार एंड 17 डिग्री सेल्सियस। तो उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 बार इज 10⁵ पास्कल एंड T1 इज 17 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 290 केल्विन। ओके, 17 + 273 इज 290 केल्विन। उसके बाद कंप्रेस होने के बाद वो क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है जिसकी वजह से वो हीट हो रही है, तो 2.2 से 0.3 वो हीट हो जाएगी। फिर वो कंबशन चैम्बर में एंटर होगी जहाँ फ्यूल एंटर होगा, उसका एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर्म होगा, कंबशन प्रोडक्ट जो है वो हाई प्रेशर टरबाइन में एंटर होंगे एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैसेज एंटरिंग द हाई प्रेशर टरबाइन इज 660 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.4 का टेम्परेचर दिया हुआ है।
660 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 933। फिर उसमें हाई प्रेशर टरबाइन में उसका एक्सपांशन होगा उस गैसेस का, और उससे जो वर्क डेवलप होगा वो सारा का सारा वर्क ट्रांसफर होगा कंप्रेसर में विद द हेल्प ऑफ द ड्राइव, हुज एफिशिएंसी इज 90%। उसके बाद जो हाई प्रेशर टरबाइन के एग्जॉस्ट गैसेस है वो जाएंगे रीहीटर में, और उस रीहीटर में हम उसको हीट करने वाले हैं अप टू 625 डिग्री सेल्सियस। अब ये 625 डिग्री सेल्सियस कैसे पता चला, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर ऑफ गैसेस एंटरिंग द लो प्रेशर टरबाइन इज 625 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं एट 625 डिग्री सेल्सियस इन द लो प्रेशर टरबाइन, वहां पर इसका एक्सपांशन होगा और वो कनेक्टेड है लोड से यानी कि जनरेटर से, तो वहां पे हमको पावर आउटपुट मिल जाएगा। और फाइनली जो लो प्रेशर टरबाइन से एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म हो रही हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते जाते अपनी हीट थ्रू द रीजनरेटर वो दे देगी किसको, कंप्रेस्ड एयर को, ताकि नेक्स्ट साइकिल में कंप्रेस्ड एयर हीट होके कंबशन चैम्बर के अंदर जाए। ओके, तो टीएस डायग्राम इसका कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन इन द कंप्रेसर, 2 to 3 हीट रिकवर्ड फ्रॉम द रीजनरेटर, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन द कंबशन चैम्बर, 4 to 5 expansion in high pressure turbine, 5 to 6 constant pressure heat addition in reheater, 6 to 7 expansion in low pressure turbine, 7 to 8 constant pressure heat rejection by the exhaust gases in the regenerator, and 8 to 1 would be the exhaust process simply. Okay, so this would be the schematic diagram and TS diagram. Okay, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब सब चीज गिवन डेटा आ चुका है, हमने सारी चीजों को SI यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। हमको निकालना है प्रेशर ऑफ द गैसेस एंटरिंग द लो प्रेशर टरबाइन, यानी 0.6 का प्रेशर, यानी बेसिकली रीहीटर का प्रेशर निकालना है हमको, यानी इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना है। तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको टेम्परेचर्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। रीहीटर का टेम्परेचर दिया हुआ है 0.6 का, और 0.5 का भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है हमको, तो हमको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट दी हुई है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। So it is net work by heat supplied, W net by QS. Let this is equation number 1. अब पिछले क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी हमको ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए सारे टेम्परेचर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 to 2। तो 0.1 का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस यानी 290 केल्विन हमको पता है। तो 0.2 का हमको टेम्परेचर निकालना है। 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है। अगर ये कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती तो 1 to 2s प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन कुछ इस तरीके से आता, T2s by T1 is equal to P2 by P1 to the power gamma minus 1 by gamma. Now P2 by P1 is the pressure ratio in the compressor which is given 4. 4 into gamma minus 1 by gamma, gamma की वैल्यू भी 1.4 क्वेश्चन में ही दी हुई है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमको नोन है 290 केल्विन। सॉल्व करेंगे, T2s is equal to 430.94 केल्विन। ओके, अब मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे हैं, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा मैं ब्रीफ करने वाला हूँ क्योंकि ये सिमिलर कैलकुलेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन आया जो कि इस क्वेश्चन के लिए नया है तो उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये इस तरीके के हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ से T2s मिल जाएगा तो हमको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर का फॉर्मूला यूज करना है, आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर CP कैंसिल होने के बाद हमको ये फॉर्मूला मिलेगा T2s minus T1 upon T2 minus T1. Now we know the value of T2s 430.94, T1 ऑलरेडी पता था 290, एफिशिएंसी दी हुई है 85% फॉर द कंप्रेसर। तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है T2, सॉल्व करने पर वो T2 मिल जाएगा। जैसे ही T2 मिला, T1 दिया हुआ है तो हम वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर WC निकाल सकते हैं, H2 minus H1 which is equal to CP into T2 minus T1, that is 1.005 into 455.81 minus 290। और क्योंकि यहाँ पे 1.005 किलो जूल में वैल्यू दी हुई है CP की, तो आंसर भी हमारा जो है वो किलो जूल में ही आएगा। ओके, तो सॉल्व करने पर वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर 166.64 किलो जूल पर केजी हमको मिल जाएगा। अब कंप्रेसर को जो वर्क इनपुट हमको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, हाई प्रेशर टरबाइन से। सो वर्क रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर और वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर वुड बी work produced by the high pressure turbine into drive efficiency. Okay, since high pressure turbine drives the compressor only, therefore WC would be efficiency drive into W high pressure turbine. अब यहाँ पे वर्क इनपुट कंप्रेसर को इतना चाहिए, अब इतना वर्क हम कहाँ से ले रहे हैं, हाई प्रेशर टरबाइन में। तो कंप्रेसर को इतना वर्क इनपुट देने के लिए थ्रू द ड्राइव जिसकी एफिशिएंसी 90% है, हमको हाई प्रेशर टरबाइन में कितना वर्क डेवलप करना पड़ेगा वो हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए रिलेशन आएगा
work input to the compressor would be drive efficiency into work developed by high pressure turbine. So drive efficiency is basically output upon input work, output work upon input work. Output work is compressor work, input work for the drive is turbine work. So from this we can calculate the work produced by high pressure turbine, and which is coming out to be 166.64 divided by 0.9, that is 185.15 kilojoule per kg. Now this work is equal to H4 minus H5, that is Cp T4 minus T5, and here again Cp is 1.005 in kilojoule per kg Kelvin. T4 की वैल्यू 933 हमको दी हुई थी क्वेश्चन में एट द इनलेट ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन. T5 की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से हाई प्रेशर टरबाइन वर्क डन की इक्वेशन से हम T5 की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये सॉल्व करने से हमको T5 की भी वैल्यू मिल जाएगी. नाउ एफिशिएंसी ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन, नाउ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन इज आल्सो गिवन विच इज 84%. तो वो देने से हमको फायदा क्या होगा, हम 0.5 का प्रेशर हम निकाल सके ताकि. ओके, तो हम क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ T4 माइनस T5 अपॉन T4 माइनस T5s, इसको यूज करके T5s निकाल लेंगे. अब T5s की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना है. अगर इंटरमीडिएट प्रेशर या हीट प्रेशर निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता तो इसकी जरूरत नहीं थी. ठीक है, बट वो दिया हुआ है इसलिए हमको T5s निकालना है. T5s जब निकालेंगे तभी हम आइसेंट्रोपिक रिलेशन यूज कर पाएंगे और प्रेशर निकाल पाएंगे. ओके, अगर T5s मिलेगा तभी हम आइसेंट्रोपिक रिलेशन भी यूज कर सकते हैं और हीट प्रेशर निकाल सकते हैं. तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन इज एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क, दैट इज T4 माइनस T5 अपॉन T4 माइनस T5s. T5 की वैल्यू अभी आपने निकाली 748.43 केल्विन. T4 की वैल्यू दी हुई थी हमको 933 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में दी हुई थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया केल्विन में. और एफिशिएंसी 84% यानी 0.84 दी हुई है. इस क्वेश्चन में एक ही अननोन है, दैट इज T5s. सॉल्व करने पे T5s मिल जाएगा 736.65 केल्विन. नाउ कंसीडरिंग द प्रोसेस 4 to 5s which is nothing but isentropic expansion in high pressure turbine. अगर इस हाई प्रेशर टरबाइन की एफिशिएंसी 100 होती तो उसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होता फ्रॉम 4 to 5s. So for this isentropic process 4 to 5s we have relation T4 by T5s is equal to P4 by P5 to the power gamma minus 1 by gamma. P4 की वैल्यू we know it is 4. कहाँ से पता है, P4 की वैल्यू 4 बार हमको पता है. P5 की वैल्यू हमको अभी पता नहीं है. गामा माइनस 1 बाय गामा ये वैल्यू नोन है. T4 की वैल्यू 933 है. T5s अभी निकाले 736.65. तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, दैट इज P5 which is equal to 1.75 bar, which would also be equal to P6, that is रीहीट प्रेशर. और यही रीहीट प्रेशर हमको क्वेश्चन में पूछा था, प्रेशर ऑफ गैस एंटरिंग द लो प्रेशर टरबाइन P6. तो ये एक आंसर हमको पहला मिल चुका है, दैट इज 1.75 बार. ओके, अब ये जो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन का रिलेशन हमने हाई प्रेशर टरबाइन का यूज किया है, ठीक उसी तरह अगर लो प्रेशर टरबाइन का भी हम यूज करें तो इक्वेशन आएगी T6 by T7s इज इक्वल टू P6 by P7 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा. अब P6 की वैल्यू यानी हीटर प्रेशर की वैल्यू हमको मिली यहाँ से 1.75, ये वैल्यू पुट कर देंगे. P7 इज द लोअर प्रेशर 1 बार. ओके, गामा माइनस 1 बाय गामा इज 0.4 by 1.4. राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे 1.173 आएगा. देन T6 इज इक्वल टू 1.173 इंटू T7s. T6 की वैल्यू यानी एग्जॉस्ट गैसेज का इनलेट टेम्परेचर टू द लो प्रेशर टरबाइन दिया हुआ है 898 केल्विन. ओके, तो इसको यूज करके हम T7s निकाल लेंगे. अब T7s निकल जाएगा तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी और लो प्रेशर टरबाइन का फॉर्मूला यूज करके हम T7 निकाल लेंगे. ओके, तो ऐसा करने से हमको सारे टेम्परेचर मिल गए एक्सेप्ट द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द आउटलेट ऑफ द रीजनरेटर और एट द इनलेट ऑफ द कंबशन चेंबर. ये निकालना बाकी है, तो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ेगा रीजनरेटर. ओके, या फिर वो निकालने से पहले हम टरबाइन वर्क निकाल लेते हैं पहले. सो वर्क आउटपुट ऑफ द लो प्रेशर टरबाइन दैट वुड आल्सो बी इक्वल टू नेट वर्क डेवलप बाय द होल टरबाइन प्लांट. ठीक है, जो लो प्रेशर टरबाइन वर्क डेवलप कर रहे हैं वही तो लोड में जा रहे हैं ना, तो दैट वुड बी नेट वर्क डेवलप बाय द टरबाइन. हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क या तो लॉस हो रहा है 10% और 90% कंप्रेसर को दे रहा है, तो वो तो उसका तो कंट्रीब्यूशन आने ही नहीं वाला है, वो तो जीरो हो जाने वाला है. नेट वर्क डेवलप वुड बी वर्क डेवलप इन द लो प्रेशर टरबाइन. इस वजह से मैंने यहाँ पे देखो नेटवर्क प्रोड्यूस जो फॉर्मूला लिखा था थर्मल एफिशिएंसी का, वहाँ पे W हाई प्रेशर टरबाइन प्लस W लो प्रेशर टरबाइन माइनस W कंप्रेसर ये सब चीजें नहीं लिखा. ठीक है, ये रीजन था, बिकॉज हियर नेटवर्क इज ओनली द वर्क डेवलप बाय द लो प्रेशर टरबाइन. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस न्यूमेरिकल का. ओके, सो W लो प्रेशर टरबाइन रेट वुड बी H6 minus H7 और Cp T6 minus T7. Cp is 1.005 इन किलो जूल पर kg केल्विन, तो आंसर भी हमारा फाइनल किलो जूल में आएगा.
T6 898 दिया हुआ था, T7 अभी अभी निकाले 792.04। सॉल्व करने से W लो प्रेशर टर्बाइन यानी नेटवर्क भी हमको मिल जाएगा। ओके, अब नेटवर्क तो मिल गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए अभी हीट सप्लाई निकालना है। हीट सप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं? कंबशन चैम्बर में फ्रॉम 0.3 to 0.4 एंड ऑल्सो इन रीहीटर फ्रॉम 0.5 to 0.6। तो टेम्परेचर ऑफ 0.5 आई थिंक हमको मिल चुका है, T6 भी मिल चुका है, पर हमको अभी तक टेम्परेचर एट 0.3 नहीं मिला है। तो वो निकालने के लिए हम रीजनरेटर के एफिशिएंसी का फॉर्मूला या इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास। तो H3 - H2 अपॉन H7 - H2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से Cp कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा फॉर्मूला T3 - T2 अपॉन T7 - T2। Here T7 represent maximum temperature in a regenerator, which is the inlet temperature of the exhaust gases. T2 is the minimum temperature, that is inlet temperature of the compressed air, और T3 is the final temperature of the compressed air. Okay, तो हीट एक्सचेंजर में ऐसा फॉर्मूला हुआ करता था TCO - TCI अपॉन THI - TCI। तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है इफेक्टिवनेस का, एंड इट इज इक्वल टू 0.75। सो T3 की वैल्यू निकालना है। T2 हमने निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में 455.81 केल्विन। T7 की वैल्यू भी अभी अभी निकाले 792.04। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको T3 की वैल्यू मिल जाएगी 708 केल्विन। जैसे ही T3 की वैल्यू मिली, आपको हीट सप्लाई टू द एयर निकालना है, जो कि हो रहा है कंबशन चैम्बर में और रीहीटर में। कंबशन चैम्बर में 3 to 4 तो Cp इंटू T4 - T3, और रीहीटर फ्रॉम 5 to 6 तो Cp इंटू T6 - T5। सारे टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे। Cp फॉर एयर पुट करेंगे 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। तो आंसर आपका हीट सप्लाई का भी किलो जूल में आएगा, which is coming out to be 376.44 kilojoule per kg Kelvin. Then finally thermal efficiency of the plant would be net work upon heat supply, that is 106.49 divided by 376.44. Make sure that unit of net work and heat supply should be balanced, then only you will get the correct answer of the thermal efficiency. And on solving we are getting it as 0.2829, that is 28.29%। थर्मल एफिशिएंसी हमको फाइनली मिल जा रही है 28.29, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, अपार्ट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द गैसेज एंटरिंग द लो प्रेशर टर्बाइन P6, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.75 बार। ठीक है, तो प्रॉब्लम लेंदी जरूर था पर डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन के लिए कितनी होती है, कंप्रेसर के लिए कितनी होती है, रीहीटिंग क्या होता है, इंटरकूलिंग क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। इसमें सारी चीजें हम कंसीडर करने वाले हैं, इंटरकूलिंग भी, रीहीटिंग भी, रीजनरेशन भी, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन भी, एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर भी। सारी चीजें कंसीडर करने के बाद हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम गैस टरबाइन का सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑन गैस टरबाइन। A 4500 kilowatt gas turbine generating set operates with 2 compressor stages. The overall pressure ratio is 9:1। यहाँ पे एक गैस टरबाइन का सेट है जिसका पावर आउटपुट कितना है 4500 किलोवाट। पावर आउटपुट ऑफ द होल प्लांट 4500 किलोवाट है। 2 स्टेज कंप्रेसर यूज किया गया है विद ओवरऑल प्रेशर रेशियो 9:1। ओके, नाउ अ हाई प्रेशर टरबाइन इज यूज्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर एंड ए लो प्रेशर टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर। तो जिससे लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जितना भी वर्क हाई प्रेशर टरबाइन प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसर को रन करने के लिए यूज हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी होने वाला है। यहाँ पे कंप्रेसर से मीन बोथ कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर एज वेल एज हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो पहले के 2 कंप्रेसर और पहला जो टरबाइन है, ये तीनों एक कॉमन शाफ्ट में रहेंगे, और जो दूसरा टरबाइन है वो अटैच रहेगा जनरेटर से। ओके, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा कंप्रेसर है तो ऑब्वियसली बीच में इंटरकूलर रहेगा। उसके अलावा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The temperature of the gases at entry to a high pressure turbine is 625 degrees Celsius and the gases are reheated to 625 degrees Celsius after expansion in the first turbine। यहाँ पे टरबाइन की भी 2 स्टेजेस है, बीच में रीहीटर है। हाई प्रेशर टरबाइन में एंट्री में एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर है 625 डिग्री सेल्सियस, फिर एक्सपांशन होने के बाद हाई प्रेशर टरबाइन में उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और रीहीटर में वापस हम उसको सेम टेम्परेचर दैट इज 625 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रीहीट करेंगे। ओके, उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस को हम लो प्रेशर टरबाइन में भेजेंगे और एग्जॉस्ट गैसेस लीविंग द लो प्रेशर टरबाइन आर पास्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर टू हीट द एयर लीविंग द हाई प्रेशर स्टेज कंप्रेसर। तो यहाँ पे रीजनरेटर भी यूज होगा, रीहीटर भी यूज हो रहा है, इंटरकूलर भी यूज होगा। एक से ज्यादा टरबाइन है, एक से यानी कि 2 टरबाइन है, 2 कंप्रेसर है, दोनों
टरबाइन के बीच में यूज होगा रीहीटर, दोनों कंप्रेसर के बीच में यूज होगा इंटरकूलर। ओके, उसके अलावा बोला है कि द कंप्रेसर हैव इक्वल प्रेशर रेशियोज एंड इंटरकूलिंग इज कंप्लीट बिटवीन द स्टेजेस। ओके, नाउ द कंप्लीट इंटरकूलिंग वर्ड ये कई बार परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए भी यूज किया जाता है, तो कई बार परफेक्ट इंटरकूलिंग की जगह कंप्लीट इंटरकूलिंग वर्ड भी यूज करते हैं, तो उसका मतलब वही है। और इक्वल प्रेशर रेशो है, तो ऐसा इक्वल प्रेशर रेशो ईच स्टेज में हमको तभी मिलता है जब परफेक्ट इंटरकूलिंग रहे। तो या तो क्वेश्चन में इक्वल प्रेशर रेशो दिया हुआ रहता सिर्फ, तो हम समझ जाते कि इंटरकूलिंग परफेक्ट है, और इंटरकूलिंग परफेक्ट है ऐसा दिया हुआ रहता सिर्फ, तो हम समझ जाते कि इक्वल प्रेशर रेशो होने वाला है। तो दोनों में से एक भी चीज दी हुई रहती तो दूसरी बाय डिफॉल्ट दूसरी ट्रू रहने वाली है। ओके, एंड नाउ द एयर एट द इनलेट टेम्परेचर टू द यूनिट, पूरे यूनिट को एयर इनलेट टेम्परेचर मतलब कंप्रेसर के फर्स्ट स्टेज में जो एयर एंट्री हो रही है उसका टेम्परेचर दैट इज T1 20 डिग्री सेल्सियस है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ ईच कंप्रेसर स्टेज इज 0.8 एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ ईच टरबाइन स्टेज इज 0.85। द हीट एक्सचेंजर थर्मल रेशियो इज 0.8, मतलब ये हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस दिया हुआ है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 95% कैन बी अज्यूम्ड फॉर बोथ द पावर शाफ्ट एंड द कंप्रेसर टरबाइन शाफ्ट। तो जो पावर शाफ्ट है यानी कि यहाँ पे जो शाफ्ट जनरेटर से कनेक्टेड है और जो शाफ्ट टरबाइन के और जो कंप्रेसर और टरबाइन के बीच में जो शाफ्ट कनेक्टेड है, दोनों की मैकेनिकल एफिशिएंसी है 95%। नेग्लेक्टिंग ऑल द प्रेशर लॉसेज एंड चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी, जो कि हम बाय डिफॉल्ट वैसे भी करते ही हैं। वी हैव टू कैलकुलेट थर्मल एफिशिएंसी, वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट, मास फ्लो इन kg per second. Okay, and we have to neglect mass flow in kg per second, it means mass rate of air, and neglect mass of the fuel and assume Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin and gamma is equal to 1.4. मास ऑफ द फ्यूल नेग्लेक्ट करना है, मीन जितना मास फ्लो रेट एयर का रहेगा उतना ही एग्जॉस्ट गैसेस का कंसीडर करना है। ओके, बिकॉज मास रेट ऑफ द फ्यूल इज नेग्लिजिबल। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑल पॉसिबिलिटीज, इंटरकूलर, रीहीटर, रीजनरेटर। ओके, तो जब थ्योरी टॉपिक हम इसमें कर रहे थे तो मैंने ये ऑलरेडी स्कीमेटिक डायग्राम आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर, किस तरीके से इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन को एक साथ हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, बस ओनली चेंज हियर इज वहां पे ये टरबाइन शाफ्ट भी दोनों आपस में कनेक्टेड थी, क्योंकि दोनों टरबाइन का कंबाइंडली वर्क कंप्रेसर को भी मिल रहा था और कंबाइंडली वर्क प्रोड्यूस हो रहा था बाय पासिंग इट टू द जनरेटर। लेकिन यहाँ पे हम हाई प्रेशर टरबाइन को प्योरली कंप्रेसर को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं और लो प्रेशर टरबाइन को प्योरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फर्क है बस अभी इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं टीएस डायग्राम से। सो 1 to 2 इज कंप्रेशन इन लो स्टेज कंप्रेसर। ओके, अब हमको क्वेश्चन में प्रेशर की एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, ये पावर दिया हुआ है 4500 किलोवाट, प्रेशर की एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन हमको प्रेशर रेशो जरूर दिया हुआ है, ओवरऑल प्रेशर रेशो 9:1। ओके, और साथ ही साथ परफेक्ट इंटरकूलिंग बोला है या कंप्लीट इंटरकूलिंग वर्ड यूज किया गया है, मतलब हर स्टेज में, हर कंप्रेशन के स्टेज में प्रेशर रेशो सेम होने वाला है, लेकिन हमको एग्जैक्ट प्रेशर की वैल्यू कितनी वो नहीं दिया है। ओके, तो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग P4/P3 वुड बी इक्वल टू P2/P1। ओके, पॉइंट 1 का प्रेशर तो नहीं पता, कोई भी प्रेशर नहीं पता यहाँ पे एक्चुअली, बट 1 to 2 जो प्रोसेस है वो है कंप्रेशन इन दी लो प्रेशर कंप्रेसर। 2 to 3 इज द इंटरकूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 to 4 इज compression in high pressure compressor. 4 to 5 is heat recovered by the regenerator at constant pressure. 5 to 6 heat supplied by combustion chamber. 6 to 7 expansion in high pressure turbine. 7 to 8 constant pressure heat addition in reheater. 8 to 9 expansion in low pressure turbine. 9 to 10 heat rejection by exhaust gases in regenerator, and 10 to 1 exhaust. Okay, निकालना क्या क्या है, थर्मल एफिशिएंसी, वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट एंड मास फ्लो इन kg per second. ओके, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9:1 प्रेशर रेशो दिया हुआ है, हाई प्रेशर टरबाइन का एंट्री टेम्परेचर 625 और रीहीट का एंट्री टेम्परेचर भी 625 रीहीट के बाद, यानी T6 और T8 ये दोनों टेम्परेचर हमारे को दिए हुए हैं 625 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 898 केल्विन हो जाएगा। ओवरऑल प्रेशर रेशो टोटल इज 9। ओके, and since it is a perfect intercooling and also the efficiency of each compressor is same, दोनों ही कंप्रेसर की 0.8 एफिशिएंसी है, तो दोनों ही स्टेजेस में इनलेट एंड आउटलेट टेम्परेचर भी सेम रहेंगे और प्रेशर रेशो भी सेम रहेंगे। सो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग
P4 by P3 would be equal to P2 by P1. Therefore, RP stage would be P4 by P3 is equal to P2 by P1 is equal to square root of total pressure ratio. Okay, यहाँ पे दो stages हैं, तो pressure ratio per stage would be total pressure ratio to the power 1 by n. N is number of stages, that is 1 by 2. 1 by 2 means square root. तो total pressure ratio 9, उसका square root 3. तो at each stage pressure ratio is 3. यानी P4 by P3 की वैल्यू भी 3 है और P2 by P1 की भी वैल्यू 3 है, बट P1, P2, P3, P4 कितने हैं वो नहीं पता हमको. ओके, बट अभी हम कोशिश करेंगे कि उसकी जरूरत ना पड़े, प्रेशर रेशियो से ही हमारा काम हो जाए. तो कंप्रेसर की दोनों स्टेजेस में प्रेशर रेशियो है हमारा 3 और ओवरऑल प्रेशर रेशियो है 9. ओके, नाउ T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 293 केल्विन. अब यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो फर्स्ट स्टेज में जितना इनलेट में टेम्परेचर था उतना ही आउटलेट में भी रहने वाला. तो T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज 293 केल्विन. ठीक उसी तरह दोनों ही यहाँ पे जो कंप्रेसर है उनकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी सेम है, दोनों में प्रेशर रेशियो सेम है, इनलेट टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियसली आउटलेट भी सेम रहेगा. तो T2 और T4 भी सेम रहने वाले हैं. अभी उसकी वैल्यू पता नहीं है बट जो भी रहेगा सेम रहेगा. ओके, हमको निकालना है. उसके अलावा क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी कंप्रेसर की 0.8, टरबाइन की 0.85 दोनों स्टेजेस में, रीजनरेटर की 0.8 और ड्राइव की एफिशिएंसी 0.95 दी हुई है. तो थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, वर्क रेशियो एंड मास फ्लो इन केजी पर सेकंड. तो थर्मल एफिशिएंसी से स्टार्ट करते हैं. तो फॉर्मूला इज नेट वर्क बाय हीट सप्लाइड. नेट वर्क इज वर्क डन बाय द टरबाइन माइनस वर्क डेवलप्ड बाय द कंप्रेसर डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. अब आपको पता है पिछले क्वेश्चंस की तरह सारे पॉइंट्स के हमको टेम्परेचर निकालना है अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो पॉइंट 1 का टेम्परेचर हमको पता है 293 केल्विन. पॉइंट 2 का कैसे निकालेंगे, प्रेशर रेशियो से, और कंसीडर करेंगे कि ये एफिशिएंसी 100% है. तो फॉर प्रोसेस 1 to 2s आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन T2s by T1 is equal to P2 by P1 to the power gamma minus 1 by gamma. This P2 by P1 is the pressure ratio for the low pressure compression stage. Okay, तो ये जो कि है 3, तो 3 to the power gamma minus 1 by gamma, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.369. दिस इज इक्वल टू T2s by T1. तो T1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे. T2s इज इक्वल टू 1.369 इंटू T1. T1 की वैल्यू दी हुई है 293. वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, T2s मिल जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो जितना T2s है उतना ही T4s भी मिलेगा. ओके, नाउ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर स्टेज दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू T2s माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. CP कैंसिल होने के बाद तो T2s अभी निकाले, T2 निकालना है. T1 293 है, एफिशिएंसी 0.8 दिया है. इस इक्वेशन में एक ही अननोन है T2, सॉल्व करने पर वो मिल जाएगा 428.05 केल्विन. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि T2 और T4 क्यों सेम आएंगे, बिकॉज दोनों के प्रेशर रेशियो सेम है, इनलेट टेम्परेचर सेम है और एफिशिएंसी भी सेम है. तो टेम्परेचर एट द आउटपुट फॉर बोथ द कंप्रेसर वुड बी सेम, दैट इज T2 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू 428.05 केल्विन. अब T2 T4 मिल गया. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हाई प्रेशर टरबाइन वर्क डेवलप कर रहा है वही पूरा का पूरा वर्क हम दे दे रहे हैं कंप्रेसर्स को. ओके, तो यहाँ पर एक रिलेशन आएगा, एक्चुअल वर्क इनपुट टू द लो प्रेशर कंप्रेसर WLPC H2 minus H1 इज इक्वल टू CP T2 minus T1. सो ऑन सॉल्विंग CP 1.005, T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, सॉल्व करेंगे WLPC मिल जाएगा. अब फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग जितना एक स्टेज में वर्क लगता है उतना ही दूसरे स्टेज में लगता है. तो लो प्रेशर में जितना वर्क कंज्यूम हो रहा है उतना ही हाई प्रेशर में कंज्यूम होगा. टोटल वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इज WLPC लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस WHPC हाई प्रेशर कंप्रेसर 2 into 135.73. The total compression work is 271.46 kilojoule per kg. So this is the actual work input required for the complete compression process in 2 stages. अब ये टोटल एनर्जी इन कंप्रेशन स्टेजेस को मिल किनसे रही है, हाई प्रेशर टरबाइन से. और सिंस हाई प्रेशर टरबाइन ड्राइव्स कंप्रेसर ओनली, देयरफॉर WC would be equal to mechanical efficiency of the drive into work produced or developed by high pressure turbine. So 271.46 total work required for compression. This is equal to 0.95 into WHPT. तो हाई प्रेशर टरबाइन का यहाँ से हमको वर्क डेवलप्ड मिल जाएगा 285.75 किलो जूल पर केजी. नाउ दिस WHPT इज नथिंग बट H6 minus H7 डायग्राम से हाई प्रेशर टरबाइन का पर यूनिट मास. सो दिस इज इक्वल टू CP इंटू T6 माइनस T7. तो CP इज 1.005 किलो जूल, ये भी किलो जूल में रख रहे हैं अपन, तो इधर भी CP भी किलो जूल में रखना है. ओके, 898 इज T6 एंड T7 इज अननोन. सॉल्व करने पर दोनों किलो जूल में यूनिट बैलेंस है. सॉल्व करने पर अननोन T7 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 613.67. अब T6 मिल गया है, T7 मिल गया है. अभी हमको निकालना है 7S इसलिए निकालना है ताकि बीच के रीहीटर का प्रेशर हमको मिल सके. ओके, सो T7S निकालने के लिए एफिशिएंसी ऑफ हाई प्रेशर
टर्बाइन कंसीडर करेंगे एक्चुअल वर्क बाय आइसेंट्रोपिक वर्क इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T6 माइनस T7 अपॉन T6 माइनस T7s। T6 की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में ही, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद हमको मिली थी वैल्यू 898 केल्विन। ओके, यहाँ पे देखो T6 दिया हुआ था आपको 625 डिग्री सेल्सियस, तो 898 केल्विन हो जाएगा। T7 की वैल्यू अभी अभी निकाले इक्वेशन में। टर्बाइन की एफिशिएंसी 85% दी हुई है क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन बचेगा, सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी T7s दैट इज 563.49 केल्विन। ओके, अब हमको क्या निकालना है, T7 मिल गया, अभी हमको T8 और T9 निकालना है। ओके, उसके लिए पहले प्रेशर रेशो निकालना पड़ेगा। सो फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन 6 to 7s, T6 by T7s is P6 by P7 to the power gamma minus 1 by gamma। तो गामा इज 1.4 और T6 और T7s की वैल्यू मालूम है, पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो प्रेशर रेशो P6 by P7 मिल जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 5.11। ओके, नाउ सिमिलरली फॉर एक्सपांशन प्रोसेस 8 to 9s आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, T8 to T9s is equal to P8 by P9 to the power gamma minus 1 by gamma। गामा की वैल्यू पुट करेंगे, T8 की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी P8 by P9 दिस इज इक्वल टू 898 by T9s to the power 1.4 अपॉन 0.4। अब ये इक्वेशन में T9s हमको पता नहीं है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको अब ओवरऑल प्रेशर रेशो यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो मैं क्या करूंगा, ये जो P8 by P9 की वैल्यू मिली उसको मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करूंगा P6 से, जो कि है हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर, रीहीटर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो P8 by P6 इंटू P6 by P9, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको P8 by P9 को। नाउ इंस्टेड ऑफ P8 आई कैन राइट P7, क्यों, क्योंकि P7 to 8 प्रोसेस क्या है, रीहीटर की, रीहीटर में प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो आई कैन राइट हेयर P7 by P6 इंटू P4 by P1। हाउ, बिकॉज P6 इज इक्वल टू P4, यहाँ से देखो, और P9s इज इक्वल टू P9 इज इक्वल टू P1। ओके, तो आई कैन राइट इट एस P8 by P9 इज इक्वल टू P7 by P6 इंटू P4 by P1। नाउ P7 by P6 ये क्या है, P6 by P7 की वैल्यू 5.11 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे P7 by P6 की वैल्यू 1 by 5.11 और P4 by P1 इज नथिंग बट ओवरऑल कंप्रेशन रेशो विच इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करने पर हमको ये जो P8 by P9 की वैल्यू मिल गई 9 डिवाइड बाय 5.11 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1.761 which is also equal to this 898 upon T9s whole to the power 1.4 divided by 0.4। तो यहाँ से हमको अननोन T9s मिल जाएगा। अभी T9s मिल गया तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अब तक जैसे करते हुए आए हैं, T9 निकाल लेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, वर्क आउटपुट बाय दी लो प्रेशर टर्बाइन H8 माइनस H9 दैट इज CP T8 माइनस T9। CP की वैल्यू पता है, T8 पता है, T9 पता है, CP किलो जूल में है, तो W लो प्रेशर टर्बाइन भी किलो जूल में मिल जाएगा। ओके, अब ये लो प्रेशर टर्बाइन ने इतना वर्क डेवलप किया, पर क्या उतना ही वर्क ट्रांसफर हुआ जनरेटर को, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 95% कैन बी अज्यूम्ड फॉर बोथ पावर शाफ्ट एंड कंप्रेसर टर्बाइन शाफ्ट। तो कंप्रेसर टर्बाइन शाफ्ट में 95% हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं, कहाँ की है, यहाँ देखो 0.95, तो यहाँ पर भी 0.95 लेना पड़ेगा, तो नेटवर्क वुड बी WLPT इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो 0.95 इंटू 114.52 दैट इज 108.79 किलो जूल पर केजी। सो दिस इज नेटवर्क डेवलप्ड इन द साइकिल। अब हीट सप्लाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको लगेगा रीजनरेटर का फॉर्मूला। इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर इज एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट। तो मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, हीट ट्रांसफर में भी फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, TCO माइनस TCI अपॉन THI माइनस TCI। कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट डिवाइडेड बाय हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर माइनस कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर इन द रीजनरेटर। रीजनरेटर में हॉट फ्लूइड क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस, और कोल्ड फ्लूइड क्या है, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। इसमें टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, T4 की और T9 की, इफेक्टिवनेस 0.7 पता है, अननोन T5 मिल जाएगा। T5 जैसी मिला तो हीट सप्लाइड टू द एयर वुड बी हीट सप्लाइड इन द कंबशन चैम्बर प्लस हीट सप्लाइड इन द रीहीटर दैट इज CP। कंबशन चैम्बर यानी प्रोसेस 5 to 6 और रीहीटर 7 to 8, तो आ जाएगा H6 माइनस H5 प्लस H8 माइनस H7, और CP के टर्म्स में CP T6 माइनस T5 प्लस CP T8 माइनस T7। सारे टेम्परेचर वैल्यू पता है, CP की वैल्यू पता है, सब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, QS की वैल्यू मिल जाएगी, QS मिल गया, नेटवर्क मिल गया, तो थर्मल एफिशिएंसी मिल जाएगी, नेटवर्क प्रोड्यूस बाय हीट सप्लाइड। सॉल्व करने पर वो आंसर आएगा 23.06%। ओके, उसके अलावा हमको पूछा है क्वेश्चन में वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट एंड मास फ्लो रेट इन kg/s। वर्क रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क डेवलप्ड डिवाइड बाय टर्बाइन वर्क।
नेट वर्क डेवलप डिवाइड बाय टोटल टर्बाइन वर्क। ओके, तो टोटल टर्बाइन में लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों का कंसीडर करना है। तो नेट वर्क डेवलप्ड इज 108.79, ठीक है, और टोटल टर्बाइन वर्क इज लो प्रेशर टर्बाइन प्लस हाई प्रेशर टर्बाइन का दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वर्क रेशियो मिल रहा है 27.18% या फिर 0.2718। अब ये टोटल नेटवर्क हमारे पास आ गया, दैट इज 108.79 किलो जूल पर केजी। अगर इस वर्क डन को नेटवर्क को हमको पावर में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट ऑफ एयर इनटू नेटवर्क वुड गिव अस द पावर आउटपुट। ओके, और पावर आउटपुट रेटिंग की प्लांट से दी हुई थी 4500 किलोवाट। ओके, तो 4500 किलोवाट यहाँ पे गैस टर्बाइन जनरेटिंग सेट उसकी पावर रेटिंग दी हुई है, तो फॉर्मूला आ जाएगा पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू नेटवर्क। तो 4500 किलोवाट इज इक्वल टू m डॉट a इंटू 108.75 नेटवर्क किलोवाट। ओके, अगर नेटवर्क आप किलोवाट में रख रहे हो तो पावर भी आप किलोवाट में रखना, दोनों की यूनिट बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा करने से हमको मास फ्लो रेट ऑफ द एयर इन केजी पर सेकंड भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4500 इज इक्वल टू m डॉट a इंटू 108.75 और m डॉट a इज इक्वल टू 4500 डिवाइड बाय 108.75। तो इस तरीके से हमको मास फ्लो इन केजी पर सेकंड ऑफ द एयर मिल जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी 41.379 kg per second. So this was all about module number 3, that is gas turbines. So I hope you have understand everything. If you still have any doubt, you can post it in the comment section. If you understand everything, then please like this video and share it as maximum as possible with your friends. And for getting more updates about new videos in this channel, please subscribe to my YouTube channel. Hi, it's me. Thank you.